नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। क्योंकि हम भारत के राजनीतिक इतिहास का सिर्फ कालक्रम देख रहे हैं, उसे डिटेल्स में नहीं समझ रहे हैं। तो इस क्रम में पहले 3 भागों में हमने ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक के राजनीतिक इतिहास का कालक्रम देखा। आज के चौथे भाग में हम दिल्ली सल्तनत का इतिहास देखेंगे। दोस्तों, आगे चलने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यह वीडियो देखने से पहले आप इन वीडियो श्रृंखला के पहले 3 भाग जरूर देखिएगा, ताकि इस ऐतिहासिक कालक्रम को आप अच्छी तरह समझ सके। उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है या ऊपर आई बटन दबाकर भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि हम सिर्फ इतिहास का या प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास का सिर्फ कालक्रम देख रहे हैं, उसे हम डिटेल्स में नहीं समझ रहे, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत ही विस्तृत रहा है। उसे अगर कम समय में समझना है तो उसके कालक्रम समझना ये सबसे आसान तरीका है। इससे आपको मोटे तौर पर भारत का इतिहास भी समझ में आएगा और कौन से समय में, कौन से क्षेत्र में कौन कौन राजवंश शासन कर रहे थे, इसका भी आपको मोटे तौर पर अंदाजा आ जाएगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज दिल्ली सल्तनत की ओर। मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से होती है और खत्म होती है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। इस काल के दौरान कुल 8 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया था, जिसमें शामिल थे दिल्ली सल्तनत के 3 राजवंश, कुतुबी राजवंश, शमसी राजवंश और बलबनी राजवंश। फिर उनके बाद चौथा खिलजी राजवंश, 5वां था तुगलक राजवंश, 6वां था सैयद राजवंश और 7वां था लोधी राजवंश। उनके बाद आते हैं मुगल। आज के वीडियो में हम सिर्फ दिल्ली सल्तनत पर बात करेंगे, जिसका कालक्रम है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो एक मोहम्मद घोरी का एक गुलाम था, और इसी कारण इस वंश को गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी आरम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था, जिसे इल्तुतमिश ने जल्द ही 1210 ईस्वी में अपदस्थ कर दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया और अपने शमसी राजवंश की नींव डाली। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और दिल्ली सल्तनत के काल में वह बदायूं का सूबेदार था। इस रिश्ते से वह दिल्ली सल्तनत को अच्छी तरह से समझता था। हालांकि इल्तुतमिश भी एक गुलाम था, लेकिन 1206 ईस्वी में उसने खुखर जनजाति के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया था, जो मोहम्मद घोरी का सरदर्द बन बैठा था। तो इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के कारण मोहम्मद घोरी इल्तुतमिश पर खुश हो गया और उसे दास्ता से मुक्त किया। फिर इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त किया, जिसमें सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत को औपचारिक राज्य की मान्यता दी गई थी। उसने सुल्तान का पद वंशानुगत बनाया। उत्तराधिकारी के रूप में अपने ज्येष्ठ पुत्र का चयन करने की प्रथा भी उसने बंद करवाई और अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी उसने घोषित किया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दरबार के तुर्क अमीरों ने रजिया सुल्तान की बजाय इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया, लेकिन जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया और जनता ने विद्रोह करके उसे अपदस्थ कर दिया और रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। इस तरह से रजिया सुल्तान को दिल्ली की सुल्तान बनने के साथ साथ भारत की प्रथम महिला शासक होने का भी सम्मान प्राप्त हुआ। रजिया ने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। 1240 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के एक प्रांत सरिंद में हुए विद्रोह को दबाने के लिए जब रजिया सुल्तान दिल्ली से बाहर गई हुई थी, तो इस स्थिति का फायदा उठाते हुए दरबार के तुर्क अमीरों के एक गुट ने रजिया के भाई बहरम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। और जब रजिया दिल्ली वापस लौट रही थी तो बहरम शाह ने उसके साथ युद्ध किया और उसे युद्ध में मौत के घाट उतार दिया। बहरम शाह और उसके उत्तराधिकारियों ने करीब 1265 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। नसीरुद्दीन महमूद इस वंश का आखिरी शासक था। 1265 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद बलबन ने दिल्ली की सल्तनत पर अधिकार कर लिया और अपने बलबनी वंश की नींव डाली। बलबन पहले दिल्ली सल्तनत में 20 साल तक वजीर रहा था, इसलिए उसने इस पद का फायदा उठाकर खुद को एक शक्तिशाली सरदार बना लिया था। बलबन ने 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक
दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। फिर उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र कैकुबाद उसका उत्तराधिकारी बना, लेकिन वह एक अत्यंत विलासी व्यक्ति था और वह सल्तनत को संभालने के लायक नहीं था। इसलिए 1290 ईस्वी में उसके एक सेना मंत्री जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कैकुबाद की हत्या कर दी और खुद दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना। बलबनी शासकों ने 1265 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। कैकुबाद के हत्या के साथ ही दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हो गया और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के राज्यारोहण के साथ ही दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना हो गई। खिलजी वंश के 3 शासक थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो इतिहास में बड़ा ही प्रसिद्ध था, और उसके बाद मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर सफल आक्रमण करके उसे जीत लिया था, तब उसे जीत की बधाई देने के लिए 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कारा पहुंचा, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से उसकी हत्या कर दी और दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले बलबनी और जलालुद्दीन खिलजी के करीबी अमीरों का सफाया कर दिया, जिससे कि आगे चलकर वो उसकी मुसीबत न बन सके। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य सीधे केंद्र के नियंत्रण में थे। तो चंदेरी, उज्जैन, मांडू जैसे कुछ राज्य में उन्होंने प्रांताधिकारी नियुक्त किए थे। और राजपूताना, यादव, होयसळ, काकतीय जैसे राज्य उसके करद राज्य थे। करद राज्य का मतलब वे राज्य स्वतंत्र तो थे, लेकिन उन्हें अलाउद्दीन खिलजी को कर भरना पड़ता था, जिसे आज के भाषा में हम प्रोटेक्शन मनी भी कह सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए, लेकिन विजयों और मित्र बनाने की नीति का प्रयोग करके वह अपना शासन चलाता रहा। और इसी नीति का प्रयोग आगे चलकर मुगल बादशाह अकबर ने भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया, और उसकी जब मृत्यु हो गई तो उसका बेटा मुबारक शाह खिलजी उससे उत्तराधिकारी बना। लेकिन वो भी एक नाकारा शासक था और वो सल्तनत को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाया। गियासुद्दीन तुगलक ने उसे पदच्युत कर दिया और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। खिलजियों ने कुल मिलाकर 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। खिलजियों के बाद 1320 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश में कुल 4 शासकों ने शासन किया था, जिसमें गियासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक और आखिरी शासक था नसीरुद्दीन महमूद। तुगलकों ने 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। गियासुद्दीन तुगलक ने ही सर्वप्रथम दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था, जो पहले स्वतंत्र हो चुके थे, जिसमें पहला राज्य था वारंगल। उसने दक्षिण के लगभग सभी राज्यों को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। गियासुद्दीन तुगलक के बाद 1325 ईस्वी में सत्ता में आने वाले मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल सर्वाधिक चर्चित रहा। कहते हैं कि उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत अपने चरम सीमा पर थी और दिल्ली सल्तनत का पतन भी उसी के शासनकाल में शुरू हुआ। उसके शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए। 1327 ईस्वी में उसने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से दक्षिण में देवगिरी में स्थानांतरित कर दी और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सर्वाधिक करीब 34 विद्रोह हुए, जिनमें से सबसे ज्यादा 27 विद्रोह केवल दक्षिण में हुए। लगभग सारा दक्षिण भारत सल्तनत से स्वतंत्र हो गया था। दक्षिण में तुगलक साम्राज्य के विघटन के खंडहरों पर 3 नए राज्यों का उदय हुआ: विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और मदुराई। सल्तनत की राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई गलतियों में से सबसे 2 बड़ी गलतियां थी। उसकी अनेक ऐसी गलतियां थी जो दिल्ली सल्तनत को बर्बादी की तरफ धकेल दी गई। ऐसी गलतियां शायद ही कोई समझदार शासक करता। विद्रोह को दबाते दबाते मोहम्मद बिन तुगलक थक चुका था और सल्तनत पर से उसकी पकड़ भी धीमी पड़ गई थी। फिर 1351 ईस्वी में सिंध या थट्टा का विद्रोह दबाने के प्रयास में वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद गद्दी पर बैठे उसके उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक ने 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक के बाद उसके अन्य 5 उत्तराधिकारियों ने ऐसे तैसे 1414 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। फिर उनकी जगह सैयद वंश ने ले ली। दूसरी तरफ दिल्ली में तुगलक साम्राज्य अपनी अंतिम दिन गिन रहा था।
तभी खिजर खान ने स्थिति का फायदा उठाते हुए दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया और अपने सैयद वंश की नींव डाली। खिजर खान के बाद मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह जैसे सैयद वंश के अन्य शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सैयद वंश के शासकों ने कुल मिलाकर 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। फिर उनके बाद आए लोधी वंश, जिसकी स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने की थी। सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया था, इसलिए बहलोल लोधी ने इस संधि का फायदा उठाकर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया और गाजी के नाम से दिल्ली सिंहासन पर बैठा और अपने लोधी वंश की स्थापना की। हालांकि बहलोल लोधी एक अफगान था, तो एक तरह से लोधी वंश को पहला अफगान वंश भी कहा जा सकता है। बहलोल लोधी ने 1479 ईस्वी तक शासन किया। फिर उसके बाद सिकंदर लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसके मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी दिल्ली का उत्तराधिकारी बना। इब्राहिम लोधी के शासनकाल में ही बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था और अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत में भीषण युद्ध हुआ, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई और उसे लड़ाई के मैदान में ही मौत के घाट उतार दिया गया। पानीपत की इस लड़ाई में बाबर की जीत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत से बगावत करके जो 3 राज्य स्वतंत्र राज्य अलग हुए थे, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और मदुराई, उसकी स्थिति कैसी थी, उनका विकास कैसे हुआ, इस बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।